का पार्ट 4 वीडियो, अगर शुरुआत पहले के वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले मैं एक बार पीडीएफ पढ़ देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा के रूप में किया था, ताकि उनकी सुरक्षा मिल सके, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया था। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी एओ ह्यूम थे। संस्थापक कौन था? स्कॉटलैंड के थे। कौन था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। इन्हें शिमला का संत, हरमिंट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। कांग्रेस के वार्षिक बैठक अधिवेशन कराती थी, मतलब उनका जो बैठक होता था हर एक साल, उसको अधिवेशन कहा जाता था। आपने सुना होगा कांग्रेस का ये अधिवेशन, कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन, चंपारण अधिवेशन, बहुत सारा होता था। तो कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, मतलब सबसे लास्ट के। किंतु 1930 के बाद यह जनवरी से होने लगा। कब? 1930 के बाद। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष वेमस चंद्र बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष कौन था? वेमस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, आप याद रखिएगा। कांग्रेस अधिवेशन के सबसे फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और इसका नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इनका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसने कुल 72 प्रतिनिधि में भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले 20 साल काल का उदारवादी काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक काल कहा है। चलिए हम इसके बारे में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885, आपको याद होगा किसने किया था? तो एओ ह्यूम। किसने किया था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के थे? एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। और इनको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? हरमिट ऑफ शिमला। हरमिट ऑफ शिमला मतलब शिमला का संत इन्हें कहा जाता था। किसको? एओ ह्यूम को। कांग्रेस की स्थापना 1885 कौन किया था? एओ ह्यूम। कब? 1885 में। और इन्हें क्या कहा जाता है? शिमला का संत। शिमला का संत। अब देखिए, कांग्रेस का वार्षिक बैठक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अधिवेशन। कांग्रेस का वार्षिक बैठक कब होता था? दिसंबर के महीने में होता था। लेकिन 1930 के बाद ये कब होने लगा? हाँ, जनवरी में। कब होने लगा? जनवरी में। कांग्रेस अधिवेशन के सबसे फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। सबसे पहला अध्यक्ष, कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। और इसका नामकरण कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो इसको नामकरण करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। देखिए, नाम दिए थे दादा भाई नौरोजी, सिर्फ नाम दिए थे, नाम, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिए दादा भाई नौरोजी। और इसका जो संस्थापक थे कौन थे? एओ ह्यूम। और इसका जो पहला अध्यक्ष बने वो कौन थे? WC बनर्जी। तीनों में शायद आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई को उसको शिफ्ट कर दिया गया। मतलब पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बम्बई। कहाँ पहला अधिवेशन? बम्बई। पहला अधिवेशन कब कहाँ हुआ? बम्बई। और उसमें कितने? 72 प्रतिनिधि में, मतलब 72 लोगों ने भाग लिया था। जो मेन पार्टी लोग होते हैं, 72 वहाँ पर भाग लिए थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस के शुरुआत के जो 20 साल थे उसको उदारवादी काल कहा जाता है। लेकिन इस काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। मतलब वहाँ से अभी 20 साल वो लोग शिक्षा ले रहे थे, फिर उसके बाद वो लोग लड़ाई शुरू करते हैं, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का कहना है। तो राजनीतिक शिक्षा का काल किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। उदारवादी काल किसको कहा जाता है? तो जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय से लेकर 20 साल तक, कांग्रेस के 1885 से लेके मतलब 20 साल जोड़ी तो कितना हो गया? 1905 तक। 1905 तक का समय जो होता है वो कौन सा काल कहता है? उदारवादी काल। कौन सा काल? उदारवादी काल कहलाता है। और इससे बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन कहाँ पर वो शिफ्ट हो गया था? बम्बई में। कितने लोग भाग लिए थे? तो 72 लोगों ने वहाँ पर भाग लिया था। प्रतिनिधि 72 थे। और
शुरुआत के जो 20 साल थे 1885 से 1905 के साल को क्या कहा जाता है? उदारवादी काल। और इसको बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा काल कहा है? तो राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, उदारवादी काल के प्रमुख नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर नरम दल और गरम दल में टूट गया। उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी। तीन का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम के 1885 से 1905 के काल समय को क्या कहा जाता है? उदारवादी काल। 1885 से 1905 के समय को क्या कहा जाता है? उदारवादी काल। और उस टाइम के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम। इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। देखिए, जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो उस समय कांग्रेस के अंदर भी बगावत आ जाता है, जो बाद में चलकर क्या हो जाता है? गरम दल और नरम दल में टूट जाता है। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, तो उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो चलिए थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख बयान, जैसे फिरोज शाह मेहता ने उस टाइम बोला था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। पूछ सकता है मे बी। और डफरिन क्या बोले थे? डफरिन क्या बोला था? तो डफरिन ने बोला था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब उसने बोला था कि जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था जो कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये डफरिन बोला था, डफरिन। बिकॉज ये आप याद कर लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। बिकॉज ये जब बात आप सोचिए नहीं, कौन कौन बात बोल सकता है उस समय? तो भारत का एक अंग्रेज शासक डफरिन था, मतलब वायसराय, तो यही बोल सकता है। और मतलब इसको ज़्यादा बुराई कर रहे हैं आप, मतलब थोड़ा सा इसको। चलिए, अरविंदो घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कौन बोला था? तो अरविंदो घोष। और गांधी जी ने क्या कहा था? कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। कुछ प्रमुख बयान है। गांधी जी ने बोला था इसको समाप्त कर दो। अरविंदो घोष, भीख मांगता है कांग्रेस। डफरिन क्या बोला था? तो सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोपिक है। इससे याद रहे कि इंग्लिश माइक्रोस्कोपिक और डफरिन भी इंग्लिश का था। तो डफरिन सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये बोला था कांग्रेस के बारे में। और फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था? कि कांग्रेस की आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ नहीं है। इसको कौन बोला था? फिरोज शाह मेहता को। चलिए आगे चलते हैं, बंगाल विभाजन पढ़ लेते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन पता है 1905 में होता। पहले मैं एक बार पीडीएफ पढ़ दूँ। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था, अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था। किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूर्ण कर दिया गया। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा तथा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षण का काम करने लगे, उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे। जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। अंग्रेज बंगाल में फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 में बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़े को जला दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा है। चलिए एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन। देखिए, ऐसा जो अंग्रेज बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम लोगों ने बंगाल विभाजन किया ताकि प्रशासनिक सुधार हो सके, उनका कहना ये था। लेकिन लोग जानते थे, लेकिन ये सबको ये पता था कि जो अंग्रेज है ये अपने स्वार्थ के लिए ये सब बंगाल विभाजन कर रहे थे ताकि वो लड़वा सके हिंदू और मुसलमानों को। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूर्ण हुआ था। याद कर लीजिएगा, डेट थोड़ा याद कर लीजिएगा कब 16 अक्टूबर को हुआ था। 16 अक्टूबर को हुआ था 1905 को विभाजन पूर्ण हो गया था।
कब हुआ था विभाजन पूर्ण कांग्रेस बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। उस समय कौन था भारत का वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा इस टाइम को। और जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के टाइम था लॉर्ड डफरिन। और जब बंगाल विभाजन हुआ तो इस टाइम कौन था भारत का वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा गया, पश्चिमी हिंदुओं को, और मुस्लिमों का सपोर्ट करने वाले थे कौन? अंग्रेज लोग। और फिर फूट डालो और ये सब फूट डालो और शासन करो की नीति स्टार्ट कर दिए। और लेकिन यह नीति सफल नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज उसी टाइम स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1905 में ही। स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही स्टार्ट हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हो जाता है? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और उसके तहत कोई भी स्वदेशी वस्तु को सब कोई अपनाने लगता है, और विदेशी वस्तुओं का क्या होता है? तो सब कोई तिरस्कार करने लगता है, उसको बहिष्कार करने लगता है। और उसी टाइम जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी, जैसे कि टिस्को के नाम से आपको पता होगा, उसकी स्थापना किया था। तो उसी टाइम मतलब 1905 में ही टाटा आयरन स्टील कंपनी का भी स्थापना हुआ था। उसी टाइम बंगाल विभाजन भी हुआ था। उसी टाइम ये आंदोलन आया था, स्वदेशी आंदोलन। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। और एक हाँ, वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध, इसको किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो याद रखिएगा। मे भी पूछ सकता है। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मे भी देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। उस समय वहाँ के वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था उसमें? लॉर्ड कर्जन। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ज़्यादा मैं तो आपको कहानी तो आपको समझ में आ ही जाता होगा। उसी समय टाटा आयरन स्टील कंपनी का उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा। और साथ साथ में उसी समय स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ 1905 में। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इसके नेता कौन कौन थे? मतलब स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था, इसके प्रमुख नेता में किसका नाम आता है? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी का आता है और रविन्द्रनाथ टैगोर का आता है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का आता है और रविन्द्रनाथ टैगोर का आता है इसमें प्रमुख नाम। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बंग भंग आंदोलन। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के कौन सा राजा आया था? जॉर्ज पंचम। उसके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले तो बंगाल विभाजन होता है, लेकिन बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। इसके प्रमुख नेता होते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्वदेशी आंदोलन मतलब खड़ा किया जाता है। और इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाते हैं। कौन सा आंदोलन? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन भी शुरू करते हैं। और उसमें मतलब 1911 में फिर लॉर्ड हार्डिंग के समय, मतलब 1911 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ध्यान दीजिएगा 1911 में। देखिए, बंगाल विभाजन के समय पे भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन अभी जब बंगाल का विभाजन रद्द किया जाएगा, अभी रद्द किया जाएगा। देखिए मैं पढ़ ही दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं हुई थी। कौन कौन सी घोषणाएं हुआ था? देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, मतलब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, मतलब 1911 में बंगाल और बिहार का विभाजन कर दिया गया। और साथ में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली ले जाएगी। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली भी इसका घोषणा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये सब घोषणा हुआ था 1911 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बोलता है 1911 में कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। ये भी याद रखिएगा, याद करते जाइए। देखिए, 1885 के टाइम कौन था भारत का वायसराय? 1885 के टाइम कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। उसके बाद 1905 के टाइम कौन था? तो 1905 के टाइम था लॉर्ड कर्जन। 1911 के टाइम कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। और इसी टाइम भारत में कौन सा राजा आया था इंग्लैंड का? ब्रिटेन का या इंग्लैंड का? जॉर्ज पंचम।
याद रखिएगा नाम, जॉर्ज पंचम भारत आया था। उसके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। दिल्ली दरबार कहते हैं। कौन सा दरबार कहते हैं? दिल्ली दरबार। और यहाँ पर तीन घोषणाएं, कितनी घोषणाएं? तीन घोषणाएं की गई थी। बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल से बिहार को अलग, और भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली लेकर जाएगी। देखिए, और ये जो तीनों घोषणा था इसको लागू कब किया गया था? देखिए, घोषणा किया गया था, याद रखिए 1911 में, लेकिन लागू कब किया था? 1 जनवरी 1912 को। मतलब 1912 में बंगाल बिहार से अलग हुआ। और ये तो देखिए अलग चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। मतलब 1912 में इस लागू किया गया था। इसको कब लागू हुआ था? 1912 में। घोषणा किया गया था तो 1911 में, बट लागू हुआ था 1912 में। तो देखिए 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। बाद में जाकर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, और फाइनली 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। याद कर लीजिएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बंगाल बिहार अलग हुआ था 1912 के टाइम, और 1936 में हो जाता है उड़ीसा, और 2000 में फाइनली बिहार से कौन सा अलग होता है? झारखंड। बिहार से कौन सा अलग होता है? झारखंड। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। तो एक गोपाल कृष्ण ने गोखले का एक और मिलता है वाणी, क्या मिलता है कि उन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। कब? जब बंगाल विभाजन के समय पर। बंगाल विभाजन के समय पर गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1911 में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। उसी समय जॉर्ज पंचम भारत आया था, और दिल्ली दरबार में, दिल्ली में एक आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार कहते हैं। 1911 में 3 घोषणाएं की गई थी। बंगाल को विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, बंगाल को बिहार से अलग किया जाएगा, और भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली, और ये सबको 1 जनवरी 1912 को लागू कर दिया गया था। मतलब पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1912। कब रद्द हुआ? 1912। बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया? तो 1912। और भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब ली गई? तो 1912। समझ में आ गया? तो चलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जो भी पढ़े। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज़्यादा मेन टॉपिक 1885 में इसका स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। वार्षिक अधिवेशन क्या, वार्षिक बैठक क्या कहलाती है? अधिवेशन। एओ ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। इसका अधिवेशन दिसंबर में होता था, लेकिन 1930 के बाद जनवरी से होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन के पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नाम देने वाला दादा भाई नौरोजी। नाम देने वाला दादा भाई नौरोजी। और इसका पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित है। कहाँ पर? पूना में होने वाला था, लेकिन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? लेकिन बाद में बम्बई में, क्योंकि प्लेग फैल गया था। उसमें कुछ 72 प्रतिनिधि भी भाग लिए थे। और इसका स्थापना जब हुआ तो भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के 20 साल को उदारवादी काल कहा जाता है। मतलब 1885 से 1905 के साल को उदारवादी का काल कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने इसे राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1905 में विभाजन हुआ था, और उस समय विभाजन के टाइम 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन था भारत का वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कुछ प्रमुख बयान देख लीजिए। फिरोज मेहता का कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। सूक्ष्म जो कांग्रेस है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कौन बोला था? डफरिन बोला था। अरविंदो घोष भीख मांगने वाली संस्था है कांग्रेस। कौन बोला था? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। और गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब खत्म करो। देखिए बंगाल विभाजन 1905, उस समय वहाँ के कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन था? कर्जन कौन था? कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, लड़ाई लगवाने के लिए हिंदू और मुस्लिमों को। और इस समय कौन सा आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, और अंग्रेजी सामानों का हम लोग बहिष्कार कर रहे थे। और इसी समय जमशेदजी टाटा ने आयरन और टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना किया था। उसके साथ साथ इसके स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल को विभाजन को रद्द करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बंग भंग क्वेश्चन पूछ सकता है, बंग भंग आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए। फाइनली 1911 में, 1911 में नहीं, 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के कौन सा राजा भारत आया था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम भारत कब आया था? 1911 में। कब आया था? 1911 में। जॉर्ज पंचम भारत कब आया था? 1911 में। और 1911 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। उसके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। क्या कहते हैं? करा दिल्ली दरबार। क्या कहते हैं उसे? दिल्ली दरबार। इसी टाइम 3 घोषणाएं किए गए थे।
बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल से बिहार को विभाजन और भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली। और 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था, 1936 में उड़ीसा, और फाइनली 2000 में झारखंड हमसे अलग हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन ये दो क्षेत्रों में हुआ था, एक भारत में भी हुआ था और विदेश में भी हुआ था, और साथ साथ में दो चरण में भी हुआ था, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण। चलिए मैं एक बार पीडीएफ को पढ़ दे रहा हूँ। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गई। गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया था। देखिए, जब बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप से ले लिया था और 1910 आते आते समाप्त हो गए। ये गरम दल के जितने भी नेता थे वो कहाँ से थे? गांव से थे, ग्रामीण क्षेत्र के थे। जो गरम दल होता है मतलब तेज गरम खून वाला है, लड़े वाला, सब यहाँ के सब गाँव में के था, सब कहाँ के था? सब गांव के। और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हो गया था। बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट कर दिए थे। वो कहा कि जितना युवा था सब नवजुवक था, सब छोटा छोटा लड़का, उस सबको इकट्ठा करना कर दिए और उस सब के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरना स्टार्ट कर दिए, राष्ट्रवाद की भावना। तो वो अब इसी को मतलब शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए और ये सब भरने के लिए उन्होंने दो मुख्य प्रमुख हेतु का महोत्सव का आयोजन किया था। एक गणपति महोत्सव था और एक शिवाजी महोत्सव था। क्या क्या था? गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। गणपति महोत्सव का 1893 में किया था और 1895 में शिवाजी महोत्सव का किए थे। यहाँ पर तो आपको याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक किए थे, लेकिन परीक्षा में भूल जाइएगा, परीक्षा में भूल जाइएगा। तो इसको 5-6 बार पढ़ लीजिए। देखिए, गणपति महोत्सव का आयोजन 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1893 में कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। और 1895 में भी कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। 1895 में शिवाजी महोत्सव का हुआ था और 1893 में गणपति महोत्सव का हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ। इनका कहना था, मतलब जो बाल गंगाधर तिलक है, इनका कहना था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्या कहा था? कि स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उसके बाद चलिए कुछ पढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद व्यायाम मंडल की स्थापना होता है। व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1897 में हुआ था। इसके स्थापक कौन थे? चापेकर बंधु। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया था? चापेकर बंधु ने। कब हुआ था? 1897 में। देखिए, गणपति महोत्सव 1893 में, गणपति महोत्सव 1893 में, शिवाजी महोत्सव 1895 में, 1800 और व्यायाम मंडल 1897 में। एकदम सीक्वेंस वाइज है। 1893 में गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक, 1895 में शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक, 1897 में व्यायाम मंडल चापेकर बंधु, 1897 में व्यायाम मंडल चापेकर बंधु। याद रखिए कि हम लोग कांग्रेस का जो 1885 से 1905 का फेज है, हम लोग वही पढ़ रहे हैं। हम 1885 से 1905 का फेज है, करीब करीब वही पढ़ रहे हैं। तो जो डेट होगा मतलब बस याद करने के लिए, तो इसी के बीच में आएगा कुछ ना कुछ डेट, या कोई कुछ आगे भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा डेट इसी के बीच में आएगा। तो व्यायाम मंडल कब हुआ था? 1897 में। 1897 में कौन किया था? चापेकर बंधु ने। व्यायाम मंडल की संस्थापना चापेकर बंधु कब? 1897 में। इन्होंने पुणे के प्लेग अधिकारी आर्यस्ट की हत्या कर दी, क्योंकि वह भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूलाता थे। तो व्यायाम मंडल की चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की थी? पुणे के प्लेग अधिकारी आर्यस्ट की हत्या। किसकी? पुणे के प्लेग अधिकारी आर्यस्ट की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूल रहा था, टैक्स वसूल रहा था। व्यायाम मंडल, चलिए इसकी स्थापना कब हुआ था? 1897 में। गणपति महोत्सव कब हुआ था? 1893 में। शिवाजी महोत्सव कब हुआ था? 1895 में। गणपति और शिवाजी महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया था? तो चापेकर बंधुओं ने। कब किया था? तो 1897 में। और एक खतरनाक काम क्या किए थे? तो पुणे के प्लेग अधिकारी को हत्या कर दिए थे। क्या कर? अरेस्ट की हत्या कर दिए थे। और भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय ई क्या कर रहा था? टैक्स वसूल रहा था। यही कारण अरेस्ट की हत्या कर दिया गया, किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। चलिए आगे चल लेते हैं। फिर आता है मित्र मेला। अब 1897 खत्म हुआ। 1897 के बाद फिर 1901 में मित्र मेला की स्थापना होता है और इसके संस्थापक कौन थे? दामोदर
सावरकर। दामोदर सावरकर ने किया। मित्र मेला के संस्थापक कौन था? दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना किया। कब? यह मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया। मित्र मेला आगे जाकर क्या बन गया था? अभिनव भारत। मित्र मेला आगे जाकर क्या बन गया था? अभिनव भारत। इसी अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। और जो अभिनव भारत था उसका एक सदस्य नासिक के जो मजिस्ट्रेट था जैक्सन, जिसका नाम था क्या था? नासिक के मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? जैक्सन। उसका हत्या कर दिए थे। और 1907 में सावरकर लंदन गए। 1901 में मित्र मेला की संस्थापना कौन किया था? सावरकर। मित्र मेला की संस्थापना 1901 में किसने किया था? दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधु ने 1897 में। व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधु ने 1897 में। मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1901 में। और यह जो मित्र मेला था आगे जाकर यही अभिनव भारत बनता है। और इसी का एक सदस्य एक मजिस्ट्रेट की हत्या कर देता है। जिस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? जैक्सन। कहाँ के था वो? नासिक के था। आरामिया कहाँ का था? नासिक के एक मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसका हत्या कर दिया था। कौन किया था? अभिनव भारत के एगो सदस्य। 1907 में सावरकर लंदन गए थे। सावरकर लंदन कब गए? 1907 में, जहाँ 1857 के क्रांति की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार ऑफ फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। देखिए, इंडिया वार ऑफ फ्रीडम में 1857 क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे कुछ कि इंडिया वार फॉर फ्रीडम इन 1857। इंडिया वार फॉर फ्रीडम इन 1857 मतलब ये किसका किताब है? इसको लिखा कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर। इंडिया वार ऑफ फ्रीडम किसका किताब है? विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला के संस्थापक कौन है? तो भाई कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला के संस्थापक कौन है? कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। कब? 1901 में। कब? 1901 में। 1907 में लंदन गए थे। काहे गए थे भाई? तो वहाँ सालगिरह मनाई जा रही थी। 1857 के क्रांति की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। कहाँ पे? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। और इनका एक पुस्तक इंडिया वार ऑफ फ्रीडम, इनका एक पुस्तक है, बता दो, इंडिया वार ऑफ फ्रीडम। इंडिया वार ऑफ फ्रीडम। इंडिया वार ऑफ फ्रीडम। मित्र मेला के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। कब हुआ था? 1901 में। और फिर लंदन कब गए? 1907 में। कहाँ गए थे? तो सालगिरह मनाई जा रही थी 1857 की क्रांति का। एवं किताब कौन है? तो इंडिया वार फॉर फ्रीडम, सॉरी, इंडिया वार फॉर फ्रीडम है इनका किताब के नाम। तो देखिए, शुरुआत चलते हैं 1893 में गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक, 1895 में शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक, 1897 में व्यायाम मंडल चापेकर बंधु, और 1901 में विनायक दामोदर सावरकर मित्र मेला। 1907 में लंदन गए। और इंडिया वार फॉर फ्रीडम की किताब कौन लिखा है? यही लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अनुशीलन समिति। क्या? अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना प्रेमनाथ डिंगरा ने किया था। संस्थापक प्रेमनाथ डिंगरा। यह बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य प्रफुल्ल चक्की तथा खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी कैंडी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चक्की पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिए। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे। देखिए, अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रेमनाथ डिंगरा। 5-6 बार बोलिए, अपना ही याद हो जाता है। फिर एक बार भूला जाइएगा, 2-3 दिन बाद फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मतलब जिंदगी भर का मतलब 2 महीना 3 महीने के लिए याद हो जाता है। फिर आप रिवाइज करते, फिर आपको धीरे धीरे माइंड में बचेगा, तो फिर भुलाइएगा नहीं कभी। लेकिन शुरुआत में 5-6 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रेमनाथ डिंगरा। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन था? प्रेमनाथ डिंगरा। कौन? प्रेमनाथ डिंगरा। और इसी के सदस्य कौन थे? प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। और ये सब कांड जो हुआ था मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जाके बम फेंकना, ये सब कांड कब हुआ था? 1908 में। कब हुआ था कांड? ये सब 1908 में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस कौन से समिति नहीं पूछा है, कौन से मतलब समिति के एक सदस्य थे, तो ये पूछ देगा क्वेश्चन। तो अनुशीलन
अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के सदस्य कौन कौन थे? प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। वैसे तो बहुत थे, लेकिन इनका नाम आता है क्योंकि थी बम फेंक दिए थे कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर के जज नाम क्या था? किंग फोर्ट्स नाम था, उसी पर बम फेंक दिए थे। और लेकिन वो नहीं मरा, ओकर पत्नी मर गई थी। तो प्रफुल्ल चौकी पुलिस के डर से आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेज जो होता है सब वो खुदीराम बोस को फांसी दे देता है। और सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले कौन थे? खुदीराम बोस। तो अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन था? प्रेमनाथ डिंगरा। इसके सदस्य प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। और ये सब कांड 1908 में हुआ था। और जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर ये सब बम भी था। केकर गाड़ी पर? जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर ये सब बम बिगा था सब। चलो तो फिर आगे चलते हैं। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंदो घोष को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझकर यातनाएं दी थी। और जो बंगाल के क्रांतिकारी थे अरविंदो घोष, उसको अंग्रेज सोचा कि खुदीराम बोस है और उनको बहुत बहुत मतलब टॉर्चर करता है, और जिस कारण अरविंद घोष सन्यासी बन जाते हैं मतलब इतना टॉर्चर करता है कि वो सन्यासी बन जाते हैं। और पांडुचेरी में ओरिविल आश्रम खोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ओरिविल आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो ओरिविल आश्रम के संस्थापक अरविंदो घोष थे, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई यातनाएं के बाद सन्यासी बन गए थे। इन्होंने एम्स ऑफ गीता नामक पुस्तक लिखा था। एम्स ऑफ गीता। इंडिया वार फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो इंडिया वार ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो इस पुस्तक के लिखने वाले थे कौन था भाई? देख भाई, विनायक दामोदर सावरकर। इंडिया वार फॉर फ्रीडम नामक किताब किसने लिखा था? विनायक दामोदर सावरकर। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंदो घोष, अंग्रेजों ने उनको खुदीराम बोस समझ के बहुत दी थी। और कौन सा आश्रम खोला था इन्होंने? ओरिविल आश्रम खोला था। और एम्स ऑफ गीता नामक किताब कौन लिखा था? तो इन्होंने ही लिखा था। कौन लिखा था? अरविंदो घोष। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, व्यायाम मंडल की स्थापना कौन किया था? चापेकर बंधु। और मित्र मेला दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। व्यायाम मंडल की स्थापना 1897 में। मित्र मेला की संस्थापना 1901 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। और इन्होंने एक किताब लिखा था इंडिया वार फॉर फ्रीडम में। और 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया था। और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया गया था। और व्यायाम मंडल की स्थापना कौन किया था? तो 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया था। और भाई तो मतलब इन्होंने कुछ और अच्छा काम क्या किया था? तो इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन पूछ देगा, आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? तो आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। और अभिनव भारत कौन सा ऐसा संस्था था जो आगे जाकर अभिनव भारत बना था? तो मित्र मेला आगे जाकर क्या बना था? अभिनव भारत। मित्र मेला आगे जाकर क्या बना था? अभिनव भारत। विनय दामोदर सावरकर कौन से संस्था का संस्थापक थे? मित्र मेला के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। चलिए आगे चलते हैं। मित्र मेला। और क्या हुआ था? 1907 में लंदन चल गए थे और इंडिया वार फॉर फ्रीडम नामक किताब लिखे थे। इंडिया वार फॉर फ्रीडम नामक किताब कौन लिखा था? विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। कब किए थे? 1901 में। लंदन कब गए थे? 1907 में। आर्यस्ट की हत्या किसने किया था? तो आर्यस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने किया था। आर्यस्ट की हत्या किसने किया था? आर्यस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने किया था। आर्यस्ट कहाँ के था? तो पूना के प्लेग अधिकारी था। और व्यायाम मंडल की स्थापना कब हुआ था? 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। और देखिए, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन था? अनुशीलन समिति के प्रेमनाथ डिंगरा। अनुशीलन समिति के संस्थापक
कौन था? प्रेमनाथ डिंगरा। और यह बिहार और बंगाल में था। इस सदस्य के मुख्य दो सदस्य के नाम बताइए। तो प्रफुल्ल चौकी हो जाएगा और खुदीराम बोस। 1908 में वो क्या किए थे? बम बिगड़े थे केकर गाड़ी पर? किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर। किंग्सफोर्ड का था भाई? तो जज था। कहाँ के जज था? तो भाई मुजफ्फरपुर के जज था किंग्सफोर्ड। ओकर गाड़ी में बम फेंक दिए थे, लेकिन वो नहीं मरा, ओकर पत्नी मर गई थी। तो खुदीराम बोस को एकरे चलते का दिया गया? फांसी। खुदीराम बोस को सबसे पहले फांसी दिया गया था और सबसे इनका कम उम्र में फांसी इन्हीं को दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। और यह एकरे कारण मतलब खुदीराम बोस समझ के अरविंदो घोष को बहुत यातना दिया, तो वो क्या बन गए? संत बन गए, साधु संत बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। और वहाँ पर एक आश्रम खोले थे। कौन सा आश्रम? ओरीविल आश्रम खोले थे। और ये वो किताब लिखे थे एम्स ऑफ गीता। एम्स ऑफ गीता मतलब गीता का लक्ष्य, गीता का लक्ष्य। देखिए अब आता है युगांतर समाज। देखिए तो युगांतर समाज के संस्थापक कौन था? वरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष। कौन था संस्थापक? वरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने युगांतर समाज की संस्थापना किया था। और यह बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकाल आंदोलन स्टार्ट हुआ था। युगांतर समाज के संस्थापक वरिंद्रनाथ घोष, भूपेंद्र नाथ घोष। उनका एक पत्रिका था। उन्होंने क्या बोला था कि 30 करोड़ भारतीयों के 7 करोड़ हाथ है और एक साथ अगर खड़े हो जाए तो अंग्रेजी ताकत उसे रोक नहीं सकता है। और ये सब 1910 आते आते 1900 मतलब 10 आते आते ये जितने भी क्रांतिकाल आंदोलन का जो पहला चरण था वो समाप्त हो गया था। तो एक बार शुरू से देखिए, बता दे रहा हूँ। 1893 में गणपति महोत्सव हुआ था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फिर 1895 में शिवाजी महोत्सव हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर 1897 में व्यायाम मंडल चापेकर बंधु द्वारा। फिर 1901 में मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया जाता है। और ये 1907 में विदेश गए थे। और उनका एक किताब का था, क्या था? इंडिया वार फॉर फ्रीडम। उसके बाद हुआ था अनुशीलन समिति। इसके संस्थापक कौन थे? प्रेमनाथ डिंगरा। और इसके सदस्य कौन था? प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चक्की बम बिक दिए थे और मतलब दोनों मिलके, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की किंग्सफोर्ड पर, जो कि मुजफ्फरपुर के जज थे। और मतलब खुदीराम बोस को समझ के बंगाल के जो अरविंदो घोष थे, खुदीराम बोस के समझ के बंगाल के अरविंदो घोष को बहुत सारी यातनाएं दिया जाता है, जिसके कारण वो सन्यासी बन जाते हैं। और सन्यासी बन जाते हैं तो वो किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है एम्स ऑफ गीता नामक किताब लिखते हैं। और साथ साथ में एगो ओरेविल नामक हेथी की स्थापना करते हैं आश्रम की। कौन सा? ओरेविल नामक आश्रम की स्थापना करते हैं और एम्स ऑफ गीता नामक किताब लिखते हैं। उसके बाद आता है युगांतर समाज। इसके संस्थापक वरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ घोष। इसके संस्थापक वरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ घोष थे। और ये को पत्रिका में क्या लिखे थे कि 30 करोड़ भाई हम लोग हैं, हमारा 7 करोड़ का हाथ हो जाएगा तो हम लोग को अंग्रेज ताकत कैसे रोक सकता है। और फाइनली 1910 आते आते जितने भी ये क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण था, फर्स्ट चरण, वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर युगांतर समाज के संस्थापक कौन था? अरविंदो घोष और युगांतर समाज के संस्थापक कौन था? वरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्रनाथ घोष। चलिए देखिए अब देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। तो द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हुआ था। तो देखिए असहयोग आंदोलन का संस्थापना कब हुआ था? तो याद होगा आपको 1 अगस्त 1920 को हुआ था और करीब 1922 में ये समाप्त हो गया था, क्योंकि 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। तो इसके कारण ये समाप्त हो गया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला आता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कौन किया था? सचिन सान्याल ने अक्टूबर 1924 में की थी। और इसी संगठन के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र मतलब बनाया था सब। देखिए तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? सचिन सान्याल। कब? अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? सचिन सान्याल। कब? अक्टूबर 1924। आंख बंद करके सब रिवाइज कीजिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिन सान्याल अक्टूबर 1924 को किए थे। और इससे के कुछ सदस्यों ने काकोरी षड्यंत्र किया था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था भाई? तो 1925 को। कब हुआ था? 1925। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए काकोरी षड्यंत्र। सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोककर उसमें ब्रिटिश जो खजाना था उसको लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाउल्लाह खान
रोशन लाल, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम अधिकारी अशफुल्ला खान थे और राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखे ना है जोड़े कितना, बाज हुए कातिल में है। काकोड़ी षड्यंत्र की कब स्थापना हुआ था? तो 1925 में, 1925 में इसका मतलब ये सब हुआ था। और ये सब जो काकोड़ी षड्यंत्र किए थे वो ये किसके सदस्य थे? तो काकोड़ी षड्यंत्र करने वाले सदस्य किसके थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। इसकी स्थापना कौन किया था? सचिन सान्याल ने किया था। कब किया था? अक्टूबर 1924 में किया था। काकोड़ी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में। और इसके सदस्य का नाम याद कर लीजिएगा, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। लेकिन उनको फांसी नहीं दिया गया था, वो भाग गए थे। वो खुद अपने गोली से अपने को मारे थे। लेकिन फांसी किनको किनको दिया गया? कौन कौन फांसी किनको किनको मिला था? तो अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन लाल और अशफाकुल्ला खान। कब हुआ था काकोड़ी षड्यंत्र? 1925 में। काकोड़ी षड्यंत्र कब हुआ भाई? तो 1925 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? सचिन सान्याल ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापना कौन किया था? सचिन सान्याल ने किया था। कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 को। कब हुआ था? अक्टूबर 1924 को। काकोड़ी षड्यंत्र कौन कौन मेन इसका सदस्य? अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल। अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी और राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, सबसे पहले जो मुस्लिम अधिकारी को मतलब यहाँ इसमें दिया गया था फांसी, वो अशफाकुल्ला खान थे। और राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, आपको तो ये पता ही होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखे ना है जोड़े कितना, बाज हुए का दिल में। ये आपको याद ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए और इसके बारे में देखिए, जो काकोड़ी षड्यंत्र के प्रमुख अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो फरार हो गए थे और इलाहाबाद में जाके अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़, उनका लड़ाई हो गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। देखिए काकोड़ी षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, जो कि चारों के फांसी मिल गया था और ये निकल गए। और इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से इनका मुठभेड़ हो गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से इनकी मुठभेड़ हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को ही मार लिया था। अपनी जो लास्ट बुलेट था वो खुद को मार लिए। और उन्होंने क्या बोला था कि इंग्लिश हैज़ नो बुलेट टू शूट मी, मतलब अंग्रेज़ों के पास कोई ऐसा बुलेट नहीं है जो मुझे मार सके। अंग्रेज़ों के पास कोई ऐसा बुलेट नहीं है जो मुझे मार सके। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मतलब कब फांसी दिया गया था? शहीद कब हुए थे? 27 फरवरी 1931 को। मतलब फांसी नहीं, मतलब अपने गोली से कब मारे थे? 27 फरवरी 1931 को, याद करिएगा, 27 फरवरी 1931 को। काकोड़ी षड्यंत्र के ये सब हुआ था। काकोड़ी षड्यंत्र के सदस्य कौन कौन था? तो चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान और कौन कौन था देख लेते हैं। राजेंद्र लहरी, रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। कब हुआ था काकोड़ी षड्यंत्र? तो 1925। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन था और कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 में हुआ था। किसने किया था? तो सचिन सान्याल ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। और उनको चलिए मृत्यु कब हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का? तो 27 फरवरी 1931 को। और उन्होंने क्या बोला था? इंग्लिश हैज़ नो बुलेट टू शूट मी, इंग्लिश के पास कोई बुलेट नहीं जो मुझे शूट कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा। चलिए, भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था। इन्होंने 1928 में HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कौन किया था? किसने किया था? हाँ, सचिन सान्याल ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कौन किया था? सचिन सान्याल ने, अक्टूबर 1924 में। और इसके 4 साल बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? भगत सिंह। याद कीजिए, कौन किया था? भगत सिंह। याद रहे, कॉन्फ्यूजन नहीं रखेगा। HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? भगत सिंह। नौजवान सभा की स्थापना कौन किया था? भगत सिंह। अवध किसान सभा की स्थापना कौन किया था? रामचंद्र। याद होगा आपको, ये किसान विद्रोह में था, अवध किसान सभा।
रामचंद्र 1920 के टाइम, शायद 1920 के टाइम हुआ था, याद है आपको। और एगो और था बिहार किसान सभा, जो कि 1929 में हुआ था, आपको याद होगा शायद, नहीं फिर से पढ़ लीजिएगा। देखिए अब 1926 में नौजवान सभा का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने। 1926 में नौजवान सभा का गठन कौन किया था? भगत सिंह ने। 1928 में HSRA का गठन कौन किया था? भगत सिंह ने। ये सब कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। और इसी के सदस्यों ने, किसका सदस्य? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। तो भगत सिंह ने, अंग्रेज सोए हुए, भगत सिंह क्या कहते हैं कि अंग्रेज जो सोए हुए हैं इन्हें जगाने का यही एक रास्ता है। इस बम कांड के कारण भगत सिंह को, राजगुरु को, बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुनाई दी गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931, डायरेक्ट पूछ देगा। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। भगत सिंह का नारा याद होगा, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। चलिए HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था भाई? भगत सिंह। किसने किया था? भगत सिंह। कब किए थे? 1928 में। कब किए थे? 1928 में। और सचिन सान्याल ने किसका किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया था 1924 में। 1924 में। बताइए कि नौजवान सभा के संस्थापक, नौजवान सभा के संस्थापक कौन किया था? तो भगत सिंह। नौजवान सभा का स्थापक भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। उनके साथ और कौन कौन था? भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। चलिए आगे चलते हैं। भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। उसका मतलब होता है कि मतलब जो ये क्रांति है वो चलती रहेगी ब्रो, ये क्रांति जीवित रहेगी। और उनका बात सच हुआ था। देखिए एक और जतिन दास थे जिनका भूख हड़ताल पर जेल में था और उनका वहीं पर मौत हो गया था, जतिन दास का। तो चलिए चटगांव सत्याग्रह पढ़ लेते हैं। बंगाल क्षेत्र में सुरेशन ने क्रांतिकारी आंदोलन का 1930 में बढ़ावा दिया। इन्होंने अप्रैल 1930 को चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1934 में फांसी दे दिया गया। इस कारण भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया था। देखिए 1910 में पहला क्रांतिकारण, 1910 आते आते पहला समाप्त हो गया था पहला चरण क्रांतिकारी आंदोलन का। और 1934 आते आते करीब करीब मतलब दूसरा भी समाप्त हो गया था। देखिए पहला में कौन कौन सा क्या क्या ऐसा हुआ था? तो फर्स्ट में आपका हुआ था, सबसे पहले 1893 से स्टार्ट होता है। 1893 में आपका क्या हुआ था? तो गणपति महोत्सव हुआ था। और 1895 में भी आपको शिवाजी महोत्सव हुआ था। किसके द्वारा किया गया था दोनों? तो ये दोनों हुआ था बाल गंगाधर तिलक। फिर 1897 में व्यायाम मंडल चापेकर बंधु द्वारा। फिर 1901 में मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर। 1907 में विदेश जाते हैं। इंडिया वार फॉर फ्रीडम का किताब विनायक दामोदर सावरकर ही लिखे थे। फिर अनुशीलन समिति प्रेमनाथ डिंगरा के द्वारा। इसके सदस्य कौन कौन थे? याद कीजिए, बताइए बताइए बताइए। अनुशीलन समिति के सदस्य प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस। बम फेंक देते केकरा पर भाई? तो किंग्स फोर्ड पर। केकरा पर? किंग्स फोर्ड पर बम फेंके थे। कौन कौन? प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस। और एकरे मतलब अरविंदो घोष के खुदीराम बोस समझ के खूब मारा सब। और फाइनली ये सन्यासी बन गए थे। और ओरविल नामक हेथी की स्थापना किए थे आश्रम की। और किताब का नाम जो लिखे थे वो एम्स ऑफ गीता था। और यहाँ से हमारा, चलिए एक बार रिवीजन फिर मार लेते हैं। ये नया आंदोलन जो हुआ था इसका, देखिए अब एक और बातचीत था युगांतर समाज। युगांतर समाज के संस्थापक वरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ घोष किए थे। अब 1910 आते आते ये सब समाप्त हो चुका था। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण में पहला था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। संस्थापक सचिन सान्याल। कब? 1924 में। काकोड़ी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। इसमें कौन कौन सा मुख्य इसका मतलब कौन कौन से आरोपी थे इसमें? असफाउल्ला खान सदस्य, असफाउल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया था। और सबसे मुस्लिम पहले चलने वाले कौन थे मुस्लिम अधिकारी? असफाउल्ला खान।
राम प्रसाद बिस्मिल का नारा आपको तो याद ही होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद थे, फरार हो गए थे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनका अंग्रेजों से लड़ाई हो गया और वहीं पर वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। कब? 27 फरवरी 1931 को मृत्यु हो जाता है और बोल के मरते हैं कि इंग्लिश हैज़ नो बुलेट टू शूट मी। और 1926 में नौजवान सभा की गठन किया गया था, किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। और उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का भी स्थापना भगत सिंह ही किए थे 1928 में। और इसी के सदस्यों ने केंद्रीय असेंबली पर, देखिए केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने वाला कौन था? भगत सिंह और उनके सदस्य। लेकिन प्रफुल्ल चक्की और जो खुदीराम बोस थे उन्होंने किंग्स जेम्स फोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका था। किसने? प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस। लेकिन केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले थे भगत सिंह और इनके जो भी सहयोगी थे, राजगुरु थे, बटुकेश्वर दत्त थे, ये तब से। और 14 मार्च 1931 को सजा सुनाया गया और फाइनली ये डेट याद रखा गया 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। और जतिन राम दास का भूख हड़ताल में मृत्यु हो गया था जेल के अंदर। तो और फिर लास्ट में आता है चटगांव षड्यंत्र। ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। चटगांव कहाँ है? बंगाल में। चटगांव कहाँ पर है? बंगाल में। और इसके अधिकारी कौन, इसके मतलब सदस्य कौन थे? सुरेशन इसके मेन थे, सुरेशन। और इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया और उन्होंने शस्त्रागार लूट लिया था अंग्रेजों को। तो 1934 में इन्हें भी फांसी दे दिया जाता है और यहाँ पर भारत का जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो समाप्त हो जाता है। चटगांव षड्यंत्र कब हुआ था भाई? 1930 में। चटगांव षड्यंत्र 1930 में। इसके मेन कौन थे? मतलब सुरेशन थे, इन्होंने बढ़ावा दिया था 1930 में, क्रांतिकारियों आंदोलन का बढ़ावा दिया था। लेकिन 1934 में इन्हें फांसी दे दिया गया था। चटगांव षड्यंत्र के संस्थापक मतलब एक तरह से सूर्यसेन थे। चटगांव षड्यंत्र के संस्थापक सूर्यसेन। नौजवान सभा संस्थापक और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह। कौन था? भगत सिंह। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिन सान्याल। अक्टूबर 1924। और चटगांव षड्यंत्र के साथ भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। विदेशों में अब देखते हैं। अब विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मन ने किया था। इंडिया हाउस की स्थापना कौन किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मन। इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मन ने किया था। कब? 1905 में। इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मन ने किया था 1905 में। कब? 1905 में। उसके बाद स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907 में हुआ था। जर्मनी के इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भिखाजी कामा ने तिरंगा झंडा को लहराया था। कब? 1907 में। स्टुटगार्ट सम्मेलन के में कौन झंडा लहराया था? मैडम भिखाजी कामा। और इंडिया हाउस के संस्थापक कौन था भाई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मन। कब? 1905 में। इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मन 1905 में लंदन में, याद रखिएगा लंदन में, ये लंदन में हुआ था। और स्टुटगार्ट सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। स्टुटगार्ट सम्मेलन जर्मनी में हुआ था, 1907 में हुआ था। इसके मतलब कौन झंडा लहराया था? मैडम भिखाजी कामा। स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907, इंडिया हाउस 1905। कहाँ हुआ था? लंदन में। कौन किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मन। कौन किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मन। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मन। स्टुटगार्ट सम्मेलन के संस्थापक मैडम भिखाजी मतलब संस्थापक। स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907 में। स्टुटगार्ट कहाँ है? स्टुटगार्ट जगह का नाम है भाई, जर्मनी में। और इसके मैडम भिखाजी कामा ने तिरंगा झंडा लहराया था। गदर पार्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। गदर पार्टी, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को जगह है यूएसए में, वहीं पर किया था। और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। कौन? गदर पार्टी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, गदर पार्टी संस्थापक कौन था? आंख बंद कीजिएगा, थोड़ा याद कीजिएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया था। यह एक
क्रांतिकारी संगठन था। कैसा संगठन था? क्रांतिकारी। कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। गद्दार पार्टी संस्थापक लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। देखिए फिर से एक बार, इंडिया हाउस, आंख बंद कीजिएगा। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मन। इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मन 1905। फिर 1907 स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907, मैडम भिखाजी कामा। गद्दार पार्टी 1913 यूएसए में, फ्रांस इसकी स्थापना लाला हरदयाल कहाँ पर? यूएसए में। तो मेन पॉइंट याद कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। देखिए 1905 लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मन इंडिया हाउस। स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907 जर्मनी, मैडम भिखाजी कामा। गद्दार पार्टी कहाँ पर? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल 1913 में। भी आपको याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कामागाटा मारू। कामागाटू मारू 1914 में। देखिए कामागाटा 1913 में हुआ था। इसका क्या कहता है भाई, अरे यार, गद्दार पार्टी 1913 में गद्दार पार्टी हुआ, और गद्दार पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, पता होगा आपको। 1913 में हुआ था कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। और कामागाटू जो मारू था 1914 में हुआ था। इसका कौन किया था भाई? तो इसका करने वाले थे गुरुदत्त सिंह ने। कामागाटू जापान में जापानी जहाज को भाड़े पर लिया था, जैसे कि ये जगह है जापान में है। गुरुदत्त सिंह ने कामागाटू मारू नामक जापानी जहाज का नाम है कामागाटा मारू। कामागाटू मारू क्या है? जापानी जहाज का नाम है। कामागाटा मारू क्या है? जापानी जहाज को भाड़े पर लेते हैं और कुछ भारतीयों को कोलकाता से लेकर कनाडा की ओर चल लेते हैं। किंतु कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रुकने को दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है। किंतु कामागाटागारू जहाज सिंगापुर में रुका था, अतः कनाडा सरकार ने उस जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रोकने नहीं दिया। अतः जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। अब यह क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचे तो अंग्रेजों और इनके बीच गोलीबारी हुई, और इसी घटना को कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। तो देखिए कामागाटा मारू का था भाई? तो एक वो जहाज के नाम था। कौन सा जहाज? जापानी जहाज के नाम था, जिसको कि भाड़े पर लिए थे। कौन भाड़े पर लिया था भाई? तो गुरुदत्त सिंह ने। कामागाटू जहाज को भाड़े पर कौन लिया था? गुरुदत्त सिंह। ये सब कहानी ये देखिए बता दे रहे हैं। क्या होता है कि ये कलकत्ता से निकलते हैं और कनाडा की ओर चल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ मतलब सख्त आदेश दिया जाता है कि जो सिंगापुर में रुका है वो जहाज वैंकूवर बंदरगाह पर उसको रोकने नहीं दिया जाएगा। जो सिंगापुर में मतलब रुका है, जो बीच में कहीं रुका है, उसको उस बंदरगाह पर, वैंकूवर बंदरगाह पर रोकने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए उनको जहाज वापस लाना पड़ता है। और फिर जब कलकत्ता में बजबज बंदरगाह पर जहाज को वापस लेकर आते हैं तो अंग्रेजों और उनके बीच में लड़ाई होने लगता है, और इस घटना को कामागाटा मारू कहते हैं। देखिए कामागाटा मारू क्या था? सबसे पहले जहाज का नाम था, और ये सब हेती था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। इसके संस्थापक गुरुदत्त सिंह ने थे। इन्होंने कामागाटा मारू जहाज को भाड़े पर लिया और भारतीयों को कलकत्ता से कनाडा की ओर लेके चल दिए। लेकिन कनाडा सरकार दबाव में घोषणा क्या किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रोकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है। और कामागाटा जहाज से जो सिंगापुर में रुका था। समझ में आ गई कहानियाँ भी आपको? चलिए एक बार डिवीजन कर लेते हैं। देखिए विदेश में क्रांति कौन कौन हुआ था? इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मन 1905 में। स्टुटगार्ट सम्मेलन मैडम भिखाजी कामा जर्मनी 1907 में। गद्दार पार्टी लाला हरदयाल 1913 के यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। गद्दार पार्टी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को 1913 में। गद्दार पार्टी कब हुआ था? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को। गद्दार पार्टी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को कब? 1913 में, याद रखिएगा। और कामागाटा मारू 1914 में। गुरुदत्त सिंह ने। कहानी तो इसको पता ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए अभी ये फिर आता है आपका गांधी युग। फिर क्या आता है आपका? गांधी युग। चलिए पढ़ लेते हैं इसे भी। ये सब सिंपल बात है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें भाई लोग कहते थे प्यार से। इनका पिता करमचंद गांधी और इनका माता का नाम पुतलीबाई था। 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। इनके 4 पुत्र भी थे, नाम याद रखिएगा।
हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। कौन कौन था बेटा का नाम? हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास और यमुना लाल बजाज। इनको पांचवा पुत्र कहा जाता है। किसको? यमुना लाल बजाज को इनको पांचवा पुत्र कहा जाता है। देखिए ये सब नहीं पूछेगा आपको। 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ था। ये सब हटाइए भाई, बाद में आप पढ़ लीजिए, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ पीडीएफ। 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म तथा सितंबर में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे। वहाँ वकालत की पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई पूरी कर ली और भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये याद कर लीजिएगा भाई, कब दक्षिण अफ्रीका कब गए थे भाई, तो ये याद कर लीजिएगा 1893 में। कब? 1893 में। और कुछ 1893 में और कुछ हुआ था क्या? मे भी, हाँ और एक हुआ था 1893 में ही गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखिएगा ये भी पॉइंट। देखिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने वहाँ पर रंग भेद का सामना करना पड़ा था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कब गए थे? 1893। भाई कौन गया था? तो महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए थे। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहीं पर रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया कि वहीं पर अब रहेंगे, और वहीं पर उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। भाई कौन किया था? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी 1894 में। 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1894 में वहाँ पर जाकर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। कौन सा कांग्रेस? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीय और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो भाई दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। और उन्हें जो पहला संस्था की स्थापना भी नेटाल इंडियन कांग्रेस वहीं पर किया था 1894 में। कब? 1894 में। चलिए आगे चलते हैं। 1896 में अपने परिवार के साथ नेटाल गए। 1901 में भारत रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौटेंगे। मतलब गांधी जी जब भी गांधी जी वहाँ पर वापस लौटेंगे जब गांधी जी की आवश्यकता होगी। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस गए। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन नख्वा की मदद से फिनिक्स फॉर्म की, ये याद कीजिएगा। कब? 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनवाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। फिनिक्स फॉर्म्स की स्थापना कौन किया था? तो भाई महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म्स की स्थापना महात्मा गांधी के कर सहयोग से कालेनवाक के सहयोग से फिलिन फॉक्स की स्थापना किए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। और महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषा में प्रकाशित हो रहा था, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं था। इसका प्रकाशन किस भाषा में नहीं था? उर्दू में। इंडियन ओपिनियन नामक किताब कौन लिखा था भाई? महात्मा गांधी। कौन से शिल्पकार के साथ? कालेनवाक। चलिए आगे चलते हैं। अब तो देखिए 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। कब? 1906 में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। एशियाटिक ऑर्डिनेंस किसके खिलाफ? एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ पहला सत्याग्रह अभियान आरंभ किया था 1906 में। 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में पहला सत्याग्रह आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के लिए विरुद्ध सत्याग्रह, इसके खिलाफ भी सत्याग्रह करते हैं 1907 में ब्लैक एक्ट के खिलाफ। चलिए अब फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं इसका।
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। पिताजी मोहनदास करमचंद गांधी और माँ, इनका इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता जो थे वो राजकोट शहर में दीवान थे, और इनकी जो माता थी उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। इनका माता का नाम था पुतली बाई। और इनका विवाह 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। 4 पुत्र थे, रामदास, देवदास, मणिलाल, हरिलाल। 2 लाल थे, 2 दास थे। हरिलाल मणिलाल और रामदास देवदास। हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। और यमुना लाल बजाज को इनका 5वां पुत्र भी कहा जाता था। चलिए देखिए, 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। रंग भेद का सामना करना पड़ा था, और वहीं पर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे 1894 में। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? तो महात्मा गांधी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनवाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। 1904 में क्या किए थे? शिल्पकार कालेनवाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। और एक पत्रिका लिखते थे जो कई भाषाओं में प्रकाशित था, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका फिर से कब? दक्षिण अफ्रीका में किसकी मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे? शिल्पकार कालेनवाक। 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, और पहला उस समय सत्याग्रह अभियान चलाया था। पहला सत्याग्रह अभियान चलाया था 1906 में, और वहीं पर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध इस पर सत्याग्रह किए थे। ठीक, 1907 में। चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः कारावास दंड मिला। 1909 जून भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए, और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना की, मतलब लिखी। हिंद स्वराज पुस्तक किसका था भाई? तो इनका ही था, महात्मा गांधी के। मई 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया 1910 में जोहान्सबर्ग में। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की थी। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन की प्रेरणा रूस के विरुद्ध के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। किसके से? देखिए, ये याद करें, भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिला था? और जर्मन के विद्वान रस्किन से। किसके से? रस्किन थे। इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार थे। महादेव देसाई कौन था? महात्मा गांधी के सलाहकार। और अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। कौन था महात्मा गांधी का सहयोगी? अमेरिकी पत्रकार मिलर। महात्मा गांधी का सहयोगी कौन था? अमेरिकी पत्रकार मिलर। चलिए एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में जो मेन पॉइंट याद करने का है, जन्म याद होगा 1869 को हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। याद 1883 में 14 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हो गया था, याद रखिएगा। 14 वर्ष की। 4 गो बेटा, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। 5वां बेटा का यमुना लाल बजाज। और दक्षिण अफ्रीका पहली बार 1893 में गए थे, और 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किए थे। और फिर 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिए थे। 1906 में आजीवन। और देख लीजिए, 1904 में
दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनवाक की मदद से फेनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। और इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी थी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, और उसका किंतु इसका उर्दू में प्रकाशन नहीं हुआ था, याद कीजिएगा। 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत गांधी जी ने कब लिया था? 1906 में। 1904 में क्या किए थे उन्होंने? फेनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी शिल्पकार कालेनवाक के मदद से। 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में पहला सत्याग्रह अभियान स्टार्ट किया था। पहला सत्याग्रह कहाँ पर? जोहान्सबर्ग। पहला सत्याग्रह अभियान कहाँ पर? जोहान्सबर्ग। पहला सत्याग्रह अभियान जोहान्सबर्ग 1906 में। पहला सत्याग्रह अभियान कहाँ पर? जोहान्सबर्ग 1906 में। 1906 में। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया था। कब? 1907 में ब्लैक एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाया था। कब? 1907 में। 1907 में ब्लैक एक्ट के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था। 1907 में ब्लैक एक्ट के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था। देखिए 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा। मतलब दंड कारावास जारी रहा था। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए थे। पुनः कारावास उनको दंड मिला था। और चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए दक्षिण अफ्रीका से ही महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। और महात्मा गांधी को आंदोलन की जो प्रेरणा है किसके मिला था? रूस के विद्वान लियो टोल्स्टॉय से आंदोलन का प्रेरणा मिला था। भूख हड़ताल की प्रेरणा याद कर लीजिएगा, रस्किन से मिला था। भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से मिला था? रस्किन से। सलाहकार का नाम महादेव देसाई। महात्मा गांधी के सलाहकार का क्या नाम था? महादेव देसाई। और अमेरिकी पत्रकार मिलर से महात्मा गांधी का, मतलब जो अमेरिकी पत्रकार मिलर था वो महात्मा गांधी का सहयोगी था।